हाँ भाई भाई सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय महाकाल। आज की क्लास को शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हम यूपी जीके को लेकर बात कर रहे थे और यूपी जीके में भी हमने भौतिक विभाजन के बारे में बात कर रहे थे। यूपी का भौतिक विभाजन किस आधार पर होता है, इसको लेकर लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे। आप मुझे बताएंगे आप सभी कैसे हैं, साथ के साथ आवाज वगैरह वीडियो वगैरह क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। अमित है, नीरज, प्रीति, मनीष, काजल, सौरभ, आशीष, सत्यम, चलिए, मोहित, नीलेश, नीरज, अभिषेक, प्रेम, दीक्षा, यूपी 30, अच्छा, छोटू, सुधीर, निक्की, अभय, संजीव। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर हम आज की क्लास को लेकर बात करें तो लास्ट टाइम हम वनों को लेकर बात कर रहे थे। किसको लेकर? वनों को लेकर, सॉरी वन नहीं, भौतिक विभाजन को लेकर लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे। तो हमने डाली थी हेडिंग यूपी का भौतिक विभाजन, यूपी का भौतिक विभाजन। और मैंने आपको बताया था यूपी को 3 भागों में बांटा गया है भौतिक विभाजन के आधार पर। फिजिकल डिवीजन ऑफ यूपी, है ना। यूपी के भौतिक विभाजन के आधार पर यूपी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है शिवालिक, शिवालिक के गिरिपाद, फुट पाथ ऑफ शिवालिक। सेकंड पर है गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब का दोआब। थर्ड पर हमारे पास है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। 3 भाग थे हमारे पास, ठीक है, 3 भाग थे। अगर मैं इनको बांटना चाहूं तो मैं इस प्रकार बांट सकता हूं कि हमारा सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये है हमारे पास शिवालिक के गिरिपाद, है ना। ये वाला कौन सा पोर्शन है? ये है शिवालिक के गिरिपाद वाला, ठीक है, यूपी का। ठीक, अच्छा। उसके बाद आता है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ये पूरा का पूरा हमारा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। गंगा यमुना का दोआब, ठीक। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो आता है वो है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। कौन सा? बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। ये 3 भागों में हमने बांटा था, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसको लेकर, सबसे पहले हम बात करें ये वाला क्षेत्र। ये कौन सा है आपने? ये है शिवालिक के गिरिपाद, शिवालिक के गिरिपाद। ये वाला गंगा यमुना का दोआब, गंगा व यमुना का दोआब, दोआब है, ठीक है। और ये कौन सा? ये है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। चीजों को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले बात करें शिवालिक के गिरिपाद, यानी सबसे पहले हमारे पास ग्रेट हिमालय आता है। देखिए इस प्रकार हमारे पास ग्रेट हिमालय है, उसके बाद मिड हिमालय है, उसके बाद शिवालिक हिमालय है, और शिवालिक हिमालय के नीचे वाला जो क्षेत्र है, शिवालिक हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र जो है ये कहलाता है शिवालिक के गिरिपाद। इस प्रकार नदियां जो हैं वो आती हैं बहती हुई हिमालय से और शिवालिक के गिरिपादों में नीचे की ओर आती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये सबसे नवीन क्षेत्र है शिवालिक वाला हिमालय का, ठीक है, नया क्षेत्र है। यहां पर पाए जाते हैं कंकड़ पत्थर। कंकड़ पत्थर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहां पर नदियां जो है पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं। जब पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं तो अपने साथ कंकड़ और पत्थरों को लेकर आती है। भैया फिर कंकड़ पत्थरों को लेकर आती है तो यहां क्यों लगा देती है? क्योंकि यहां जो है मैदानी क्षेत्र आ जाता है, मतलब मैदानी क्षेत्र की शुरुआत होने लगती है, तो नदियों में इतना दम नहीं बचता है कि उन पत्थर और कंकड़ पत्थरों को अपने साथ ढकेल सके।
ठीक है। जब वो कंकड़ पत्थरों को अपने साथ ढकेल नहीं पाएंगी तो उन्हें यहीं पर लाकर शिवालिक के गिरिपादों में इस प्रकार बिछा देंगी। क्या कर देंगी? इस प्रकार इनमें बिछा देंगी और खुद इनमें खो जाएंगी। खुद क्या करेंगी? खुद इनमें खो जाएंगी। इस तरीके से इनमें खुद खोने लगेंगी। यानी यहां पर नदियां दिखती नहीं है। यहां पर नदियां क्या है? यहां पर नदियां दिखाई नहीं देती है कहां पर कौन सी नदी बह रही है। क्यों? क्योंकि वो कंकड़ पत्थरों से होकर बहती है। उसके बाद जैसे ये किससे निकलती है, इस क्षेत्र को कहा जाता है भावर क्षेत्र। क्या कहा जाता है? भावर क्षेत्र। जैसे ही नदियां भावर क्षेत्र से निकलती हैं तो एक बात मुझे बताइए कि जब भावर क्षेत्र से निकलेंगी, कंकड़ पत्थरों से निकलेंगी तो अपने साथ गाद लेकर आएंगी, अवसाद लेकर आएंगी। उन गाद और अवसादों को इस वाले रीजन में बिछा देती हैं। इस गाद और अवसाद को इस वाले रीजन में क्या कर देती हैं? बिछा देती हैं, है ना। और यहां पर बहुत दलदली स्थान बन जाता है। इसे कहते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र। और ये कौन सा? ये है भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र इसे कहा जाता है। ठीक है। ये है किसका भाग? ये है हमारे पास शिवालिक के गिरिपाद। तो शिवालिक के गिरिपादों में दो चीजें हैं, भावर और तराई। भावर और तराई। भावर जहां पर नदियां बह गई, मतलब खो गई। इसके अलावा तराई क्षेत्र जहां पर नदियां एक साथ पानी लेकर उमड़ती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा क्या रहता है? जिसमें बहुत ज्यादा पानी रहता है, गाद रहता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है। इसके साथ साथ यहां पर बहुत ज्यादा तराई है, तो गन्ना और धान के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर गन्ना और धान की खेती होती है, इसके अलावा कोई खेती नहीं हो सकती है। दूसरा, दलदली क्षेत्र है तो यहां पर बसापत नहीं होती है तराई क्षेत्र में। तीसरा, दलदली क्षेत्र है तो यहां पर बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं। डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, ये सारी की सारी बीमारियां तराई क्षेत्र में होती हैं। इसलिए यहां पर आम जनता निवास नहीं करती तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र के बाद आते हैं मैदान। जैसे अब मैं बात करूंगा भावर, तराई और फिर गंगा यमुना का मैदान। इन मैदानों में लोग निवास करते हैं, इन मैदानों में। ठीक है। तो भावर और तराई क्षेत्र में कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती। रीजन है, भावर क्षेत्र तो हमारा कंकड़ीला पथरीला है। तराई क्षेत्र में फिर भी मिट्टी है लेकिन उसमें गाद अवसाद है, दलदली क्षेत्र है, तो लोग कैसे रह लेंगे? तो यहां पर भी लोग नहीं रहते हैं। लोग रहते हैं गंगा यमुना के, मतलब नदियों के दोआब क्षेत्र में। ठीक है, चलिए। ठीक। तो आप एक बार लिखेंगे इसको लेकर। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे शिवालिक के गिरिपाद। शिवालिक के गिरिपाद दो भागों में बांटा गया शिवालिक के गिरिपादों को। कौन कौन से दो भाग? भावर और तराई क्षेत्र। भावर और तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र। आप लिखेंगे भावर क्षेत्र कौन सा होता है? जहां पर नदियां जो है वो खो जाती हैं। इस क्षेत्र में कंकड़ पत्थर होने के कारण वो नदियां इसमें खो जाती हैं। नदियां इसमें खो जाती हैं। यहां कंकड़ पत्थर होते हैं। पत्थर होने के कारण यहां खेती करना संभव नहीं है। यहां पर खेती नहीं की जा सकती क्योंकि यहां पर कंकड़ पत्थर है। ठीक है। अगर हम बात करें तराई क्षेत्र को लेकर, ये हो गया था क्या? चलिए, थोड़ा सा है लिखवा देता हूं। अगर हम तराई क्षेत्र को लेकर बात करें, तराई क्षेत्र जो है इसमें नदियां भावर क्षेत्र से निकलती हैं। भावर क्षेत्र से निकलती हैं। क्षेत्र से गाद और अवसाद लेकर निकलती हैं। जिससे यहां दलदल से बन जाते हैं। दलदल बन जाते हैं
ठीक है, यहां पर किसकी खेती होती है, यहां धान व गन्ने की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है। इस क्षेत्र में बीमारियां बहुत होती हैं, आप लिखेंगे इस क्षेत्र में, यहां पर लिख दूं तराई वाला आपने, यहां बीमारियां बहुत होती हैं, यहां बीमारियां बहुत होती है। तो ये हुआ था हमारा तराई और भावर क्षेत्र, ठीक है ना, तराई और भावर क्षेत्र हुआ था। तो एक बार इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बात करेंगे गंगा यमुना के दोआब को लेकर। गंगा यमुना का दोआब, अगर मैं बात करूं गंगा यमुना के दोआब को लेकर, तो जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, किसी भी नदी का दोआब क्षेत्र सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र होता है। नदियां अपने साथ मिट्टी को बहाकर लेकर आती हैं, हर साल यहां पर बिछाती रहती है, जिससे ये क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो आपसे पूछेगा यूपी में सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, वो है गंगा यमुना का दोआब। कहां पर है, मिडिल यूपी में है, मध्य यूपी में है, ठीक है। अच्छा, गंगा यमुना का दोआब जो है हमारे पास, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी, यानी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, इसलिए खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मिडिल यूपी वाला जो पोर्शन है वो खाद्यान्न के उत्पादन में अग्रणी है। ना तो उत्तर भारत के राज्य, सॉरी, उत्तर यूपी के राज्य जो है उनमें खाद्यान्न होते हैं, ना दक्षिण भारत के जो दक्षिण यूपी के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ना उनमें हमारा खाद्यान्न होता है। ना ऊपर के डिस्ट्रिक्ट में होता है, ना नीचे के डिस्ट्रिक्ट में होता है। बीच वाली जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आम हो, आंवला हो, अमरूद हो, गन्ना हो, चावल हो, है ना, इसके अलावा गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो, ज्वार, सारी की सारी चीजें मध्य यूपी में होती। रीजन है मध्य यूपी में जो है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ठीक है। और इनके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है ना, इनके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है क्या, गंगा यमुना का दोआब, ठीक। अच्छा, एक बार इसे नोट डाउन करेंगे। इसी मिट्टी को कहा जाता है कॉप या कछारी मिट्टी, जो यहां पर जलोढ़ मिट्टी, इसे ही कहा जाता है कॉप या फिर कछारी मिट्टी, ठीक। अवसाद होता है सेडिमेंट, है ना, सेडिमेंट होता है, ठीक। इसका विस्तार लिख लेना, भावर तराई क्षेत्र का सहारनपुर से शुरू होता है और ये आता है कुशीनगर तक। कहां तक, कुशीनगर तक इसका विस्तार है, नगर, ठीक। तो एक बार हम इसको भी नोट डाउन करेंगे, पहले आप इसे समझिए, आइए। हेडिंग डालिएगा गंगा यमुना का दोआब, गंगा व यमुना का दोआब, यमुना का दोआब। पॉइंट बना के लिखेंगे, गंगा यमुना के दोआब में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, इसलिए यहां पर खाद्यान्न फसलें होती हैं, है ना। तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे, गंगा यमुना के दोआब में, गंगा व यमुना के दोआब में, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, इसीलिए यहां खाद्यान्न फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें यानी एग्जाम्पल की लिख लेना, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि, ये सारी होती है। जलोढ़ मिट्टी को ही कॉप या कछारी मिट्टी कहा जाता है। किसको, जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी के दो टाइप होते हैं, खादर और बांगर। खादर क्या होता है, खादर होता है नई जलोढ़ मिट्टी, और बांगर होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी को ही कॉप या कछारी मिट्टी कहा जाता है,
मिट्टी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के दो टाइप होते हैं, खादर और बांगर। लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी के दो भाग होते हैं, खादर और दूसरा होता है बांगर। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है बांगर। अगर हम बात करें सबसे पहले खादर को लेकर, ठीक है, चलिए अगर हम बात करें किसको लेकर, देखिए दो भाग हैं, खादर और बांगर। मुझे एक चीज बताइए, ये वाला क्षेत्र है हमारा, दूसरा है ये, ठीक। यहां से हमारी नदी बह रही है फॉर एग्जाम्पल, इस प्रकार हमारी कोई नदी बह रही है इस वाले क्षेत्र से, ऐसे। तो मुझे एक बात बताइए, नदी हर बार बहेगी, है ना, हर बार बहेगी। हर बार बहने के बाद क्या करेगी? हर साल नई मिट्टी लेकर आएगी, हर साल नई मिट्टी लेकर आएगी, क्योंकि नदी तो बह रही है। अच्छा, नदी क्या करती है? नदी समुद्र के तल को प्राप्त करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर समुद्र है, ये नदी बह रही है, तो नदी जब समुद्र में आएगी तो सीधी सी बात है, समुद्र के तल को प्राप्त कर लेगी। तो इसका मतलब अगर नदी ऊंचाई पर है, क्योंकि यूपी जो है भैया हिमालय वाले क्षेत्र से ही तो लगा हुआ है, तो यहां पर ऊंचाई पर है नदी, यूपी वाले क्षेत्र में, यहां पर समुद्र है, तो नदी अपनी घाटी को यहां पर गहरा करेगी, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगी, गहरा करेगी, गहरा करेगी। तो एक हिस्सा ऐसा होगा जो लगातार नदी से दूर होता चला जाएगा, हाँ या ना आपने? हाँ, जो हिस्सा आज यहां पर है नदी के पास, जब नदी अपनी घाटी को गहरा करेगी तो यह हिस्सा ऊंचा होता चला जाएगा और नदी से दूर होता चला जाएगा। जब नदी से ऊंचा होता चला जाएगा, नदी से दूर होता चला जाएगा, तो सीधी सी बात है, इस पर पानी की कमी होने लगेगी। यहां पर हर साल नदी अपना नई मिट्टी नहीं बिछा पाएगी, ये मिट्टी लगातार पुरानी होती जाएगी। जब पानी की कमी है तो लगातार इसमें क्या होगा? कम उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये कम उपजाऊ मिट्टी होगी, ठीक है ना, ये कम उपजाऊ मिट्टी होगी। तो आप एक चीज समझेंगे, जो मिट्टी आज नदी के पास है, जो मिट्टी आज नदी के पास है, जैसे जैसे नदी अपनी घाटी को गहरा करेगी, ये मिट्टी लगातार दूर होती जाएगी। इसे ही कहा जाता है बांगर मिट्टी, यानी बांगर मिट्टी लगातार नदी से दूर हो रही है। अच्छा, नदी से दूर हो रही है तो इसका मतलब ऊंचे स्थानों पर है नदी से। कहां पर है? ऊंचे स्थानों पर। ये मिट्टी यानी बांगर मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा कम है। क्यों? क्योंकि नदी से दूर है, ये ऊंचे स्थानों पर होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, नदी से ये दूर है मिट्टी ये वाली। अच्छा, जब नदी से दूर है तो इसका मतलब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता होगा, तो ये बाढ़ के पानी से दूर है। जब पानी से ही दूर है तो कम उपजाऊ भी है, इसे कहा जाता है बांगर मिट्टी। ये हर साल नई नहीं होती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। एक समय पर ये बांगर मिट्टी खादर मिट्टी थी, लेकिन नदी ने अपनी घाटी को गहरा किया तो एक खादर मिट्टी लगातार बांगर मिट्टी में कन्वर्ट होती गई। जो आज आप बांगर मिट्टी देख रहे हैं, कभी ये खादर मिट्टी रही होगी, ठीक है, कभी ये खादर मिट्टी रही होगी। तो एक चीज बनाकर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर इन सारी चीजों को। देखिए, सबसे पहली चीज आप ये समझेंगे, दो मिट्टियां हैं, एक का नाम है हमारे पास ये वाली, कौन सी? ये है हमारे पास बांगर, ये है हमारे पास खादर। ये कौन सी? ये है खादर मिट्टी, खादर मिट्टी है, ठीक है। अच्छा, हाँ, 3-4 जनवरी की पीडीएफ ने डली है, 3, 4 और 5 आज तीनों डल जाएंगी, ठीक है। सगुल भाई आज डल जाएंगे। तो आप एक पॉइंट बनाकर इस चीज को समझेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, बांगर मिट्टी यह ऊंचे स्थानों पर होती है, ऊंचे स्थानों पर होगी, क्यों होगी ऊंचे स्थानों पर होगी? आपकी इसलिए ऊंचे स्थानों पर होगी क्योंकि नदी अपनी घाटी को गहरा कर रही है, ऊंची होती जा रही है। इसका मतलब यह नदी से दूर होगी, नदी से दूर होगी। तीसरा पॉइंट क्या होगा? जब नदी से दूर है तो मुझे एक बात बताइए, हर साल नई नहीं होगी, हर साल नई नहीं होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ये पुरानी कहलाएगी, इसे पुरानी जलोढ़ कहा जाएगा,
पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाएगा, जलोढ़ कहा जाएगा। अच्छा, ये बाढ़ क्षेत्र से दूर होगी, बाढ़ का मतलब नदी के पानी से दूर, यह बाढ़ से दूर होगी, ठीक है, बाढ़ से दूर होगी। इसमें पानी की कमी होगी क्योंकि नदी से दूर है, पानी की कमी होगी, इसीलिए कम उपजाऊ होगी, इसीलिए यह कम उपजाऊ होगी, यह कम उपजाऊ होगी। ये कैसी होगी? ये कम उपजाऊ होगी। ये होती है बांगर मिट्टी, ठीक है, ये होती है बांगर मिट्टी। ठीक। अच्छा, खादर को लेकर बात करें। खादर मिट्टी हमेशा नदी के पास होगी, है ना, कोई तो चीज नदी के पास होगी, अरे हाँ या ना। अब भैया एक चीज दूर होती जा रही है तो दूसरी चीज तो पास होगी। जैसे घाटी को गहरा करेगी, नदी के पास होगी, लगातार पानी मिलेगा, बाढ़ के क्षेत्र के पास होगी, पानी मिलेगा तो अधिक उपजाऊ होगी, नीचे स्थानों पर होगी। बाढ़ से दूर होती है बांगर, और बाढ़ के पास होती है खादर, नदी के पास होती है, पानी की अधिकता होती है, जब पानी की अधिकता है तो अधिक उपजाऊ भी होगी, है ना, नीचे स्थानों पर होगी। तो आप एक बार लिखेंगे इस सारे पॉइंटों को, आप लिखेंगे यह नदी के पास होती है, नदी के पास होती है, नीचे स्थानों पर होती है, नीचे स्थानों पर होती है, बाढ़ के पास होती है, पानी की अधिकता होती है, नई जलोढ़ कहा जाता है, क्योंकि हर साल नई होती रहती है, ठीक है। इसे सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, यह ज्यादा उपजाऊ होती है, यहां तक दिक्कत है तो मुझे एक बार बताइए, ठीक है। तो ये हमारे हुए खादर और बांगर को लेकर। किलोमीटर में दूरी पता है, अच्छा, बांगर खादर ठीक तो लिखा है, बांगर दूर होगी, अच्छा ये वाला, एक मिनट रुकिएगा, ये है खादर, ये वाली मिट्टी है खादर, जो नदी के पास, एकदम नदी से लगी हुई खादर, इसे कहेंगे खादर मिट्टी, खादर, ये वाली। चलिए एक बार नोट डाउन करिए फटाफट, अब मुझे बताइए। तो ये हमारा हुआ गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, किसका? गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हुआ, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के, हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ वाले सेक्शन में मिलेगी, बार बार ये चीज मत पूछो करो, पीडीएफ कहां से मिलेगी। पीडीएफ के लिए आप खुद भी सर्च करिए, पीडीएफ नोट्स में जाएंगे, यूपीजी के में पीडीएफ। उसके बाद आता बुंदेलखंड का क्षेत्र। अगर मैं बुंदेलखंड के क्षेत्र को लेकर बात करूं, यहां पर मैं अगर एक पॉइंट बना दूं, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र,
इसका बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। तो आप एक चीज देखेंगे, बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में क्या ये पठार है, ये पठार है, इसकी हाइट लगभग 300 मीटर है। ये नीस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है और यहां पर पानी की कमी रहती है। अगर मैं बात करूं पूरे यूपी में, वैसे तो जिला आगरा और झांसी है जिस पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन क्षेत्र को लेकर बात करूं, जैसे शिवालिक का क्षेत्र, जैसे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र और जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र, इन सभी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो बुंदेलखंड वाले रीजन का रहता है, इन 3 क्षेत्रों को लेकर। अच्छा, यहां पर पानी की कमी क्यों होती है, चीजों को बड़े गौर से समझिएगा। पानी की कमी इसलिए रहती है क्योंकि यहां से जो मानसून आते हैं, इस प्रकार एंट्री करते हैं, वो तो हमारे यहां पर मिडिल भारत में बारिश, सॉरी मिडिल यूपी में बारिश करा देते हैं, इस वाले हिस्से में अच्छे से बारिश हो जाती है। ठीक है, यही मानसून जब हमारे ऊपर की ओर जाते हैं, इस प्रकार ऊपर की ओर जाते हैं तो हिमालय क्षेत्र से टकराते हैं और हिमालय क्षेत्र से टकराने के बाद वापस लौटते हैं। जब वापस लौटते हैं तो ऊपर से नीचे तक क्या होता है, पानी की कमी होती जाती है, क्योंकि पानी खत्म होता जाता है। तो नीचे आते आते, यहां तक आते आते इनमें पानी की कमी हो जाती है, इस पठारी क्षेत्र तक आते आते। तो इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है, अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, कंकड़ीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में जो है तापमान अधिक रहता है क्योंकि बारिश नहीं पड़ती है। दूसरा, ये पठारी क्षेत्र है, पठार एक तरीके से पत्थर होता है, जैसे ही ताप पड़ेगा, धूप पड़ेगी, वैसे ही गर्म हो जाएगा। तो ये क्षेत्र हमेशा गर्म क्षेत्र रहने वाला है। ठीक है, तो एक चीज एक बार नोट करेंगे, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। कौन सा? बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र का पठारी क्षेत्र। अगर हम बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र को लेकर बात करें तो आप देखिए क्या समझेंगे। आप ये समझेंगे, ये जो है हमारा सबसे ज्यादा, एक पॉइंट लिखिए, इसकी ऊंचाई 300 मीटर तक है। दूसरा, इसका निर्माण नीस चट्टानों से हुआ है, इसका निर्माण नीस चट्टानों से हुआ है, चट्टानों से हुआ है। इसके अलावा आप लिखेंगे, यहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है, तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर बुंदेलखंड के पठार का रहता है। इसके अलावा आप यहां पर पहले ये लिखिए, सबसे ज्यादा तापमान, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी क्षेत्र का रहता है, तीसरा पॉइंट, यहां वर्षा बहुत कम होती है, यहां वर्षा बहुत कम होती है। कम होती है, क्यों कम होती है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा का पानी लगभग खत्म हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहां पर बारिश नहीं हो पाती है, चाहे ठीक, चाहे वो हमारा ये बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जो बारिश करा रही हो, ये ऊपर वाले क्षेत्र में मिडिल में करा देती है, ये शाखा ऊपर की ओर जाती है, हिमालय से टकराकर वापस आती है, तो आते आते पानी खत्म हो जाता है, तो इसमें पानी कम पड़ता है, पानी कम बरसता है। इसके अलावा हम बात करें, इसी को लेकर अगर हम बात करें तो आप एक पॉइंट याद रखेंगे, इस बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केल। ये प्रमुख नदियां हैं बुंदेलखंड के पठार की। एक बार लिखेंगे, इस पठार की प्रमुख नदियां, इस पठार की प्रमुख नदियां चंबल, सिंध, बेतवा व केन है, वे केन नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा
यहां पर किसका भाग है? विंध्याचल का भाग है नीचे वाला। तो यहां पर कुछ हमारी पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि सोनाकार और कैमूर पहाड़ियां। सोनाकार और कैमूर पहाड़ियां जो है वो किसका भाग है? बुंदेलखंड के पठार का भाग है। अगर हम बुंदेलखंड के पठार को भी ना जाने तो ये विंध्याचल पर्वत का भाग है, जिसका विस्तार यूपी और एमपी में दोनों में है ना। तो इसकी बाउंड्री किससे लगती है? एमपी से भी लगती है। यहां से होकर हमारा विंध्याचल पर्वत भी गुजरता है, तो उसी विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है सोनाकार और कैमूर पहाड़ियां। कहां पर पड़ती है? बुंदेलखंड वाले रीजन में पड़ती है। तो आप लिखेंगे यहां पर विंध्याचल का के सोनाकार व कैमूर पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यही हमारा बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, यहीं पर काली और लाल मिट्टी का विस्तार है। किसका? काली और लाल मिट्टी का विस्तार इसी क्षेत्रों पर है। किस पर? बुंदेलखंड वाले रीजन पर। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है एमपी में। जब एमपी में पाई जाती है तो एमपी से लगे हुए क्षेत्र में ही तो काली मिट्टी का विस्तार होगा, क्योंकि यूपी में और कहीं तो काली मिट्टी का विस्तार नहीं है। मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता ही काली मिट्टी है, यानी काली मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत तक ही सीमित है। रीजन है वहां पर ज्वालामुखी फटे थे। तो इसके अलावा हमारा एमपी में भी विस्तार है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का ही तो हिस्सा है एमपी। तो आप कहेंगे इस वाले रीजन पर जो है हमारी काली मिट्टी का विस्तार है। इसके अलावा यहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। वास्तव में लाल मिट्टी का निर्माण नीच चट्टानों के टूटने से ही होता है। ठीक है, तो यहां पर आग्नेय और नीच चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके कारण यहां पर काली और लाल मिट्टी का विस्तार है। ठीक, तो आप लिखेंगे यहां पर बुंदेलखंड वाले रीजन को ही लेकर लिखेंगे। यहां लाल व काली मिट्टी का विस्तार है इसी वाले रीजन पर। कौन सा? बुंदेलखंड के क्षेत्र में। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास 8 शाम को 7 से 8 चलती है। ठीक है, हाँ, ये सारी की सारी नदियों का क्षेत्र है। तो एक बार इसे फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की चीजों को समझ रहे होंगे। गंगा यमुना का दोआब मध्य भारत में, मध्य यूपी में है, पूरे के पूरे मध्य यूपी। जैसे हम बात करें, शामली है, मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है, इसके अलावा आगरा है, आगरा है ना, प्रयागराज है, बनारस है, बलिया है, गाजीपुर है, लखनऊ है, ये सारा का सारा गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र वाला भाग है। अगर आप एक एक डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे तो पागल हो जाएंगे, है ना। तो आप लिखेंगे मध्य भारत नहीं, मध्य यूपी वाला हिस्सा जो है, मध्य यूपी वाला हिस्सा। तीन सौ मीटर क्या है? इसकी हाइट है, इसकी ऊंचाई 300 मीटर है लगभग। पठार है ना, तो पठार की कुछ तो हमारी हाइट होगी। हाँ, कल वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास हुई थी, शायद वो आपको शो नहीं हो रही होगी, लेकिन हुई थी क्लास। जियो की क्लास हुई थी, मैं एक बार देखूंगा शो क्यों नहीं हो रही है, हुई थी क्लास, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम यूपी की कुछ झीलों को लेकर बात करते हैं ना। एक बार में झीलों को देख लेते हैं। आप हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश की लेक, उत्तर प्रदेश की झीलें। मैप से देख लेते हैं फटाफट। यूपी की झीलें है ना। आपके एग्जाम में टाइम कम है, इसीलिए हमें थोड़ी तेजी के साथ सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, और समझते हुए भी। ऐसा नहीं है कुछ भी हम छोड़ते हुए चल रहे हैं, नहीं, समझते हुए, सारी चीजों को लिखते हुए, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर हम लेक्स को लेकर बात करें, झीलों को लेकर बात करें, तो यहां पर आपको दिखेगा संत कबीर नगर, ऊपर वाले हिस्से में यहां पर दिखेगा संत कबीर नगर। चलिए एक बार हम फटाफट से सारी चीजों को लिखते हुए चलेंगे। यह है संत कबीर नगर, यहां पर है बखीरा झील, बखीरा झील है संत कबीर नगर में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सूर सरोवर, सूर सरोवर जो है यह है आगरा। ये कौन सा? यह है आगरा, यहां पर है सूर सरोवर, सूर सरोवर।
कहां पर है? आगरा में है सूर सरोवर। इसके अलावा हमारे पास है करेला झील, यहां पर है लखनऊ, ये रहा लखनऊ, लखनऊ में है करेला, करेल या फिर करेला झील है ना, करेल भी इसे बोल देते हैं, करेला भी बोलते हैं, करेल झील है ना। यहां पर है गोरखपुर, ये रहा गोरखपुर, संत कबीर नगर से लगा हुआ, देवरिया कुशीनगर महाराजगंज से लगा हुआ। यहां पर है रामताल, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल कहां पर है? वो है गोरखपुर में, रामगढ़ ताल। ठीक है, इंजौता झील जो है ये भी लखनऊ में है, तो करेला प्लस इंजौता, इंजौता लेक ये भी हमारी कहां पर है? ये भी हमारी लखनऊ में है। कीठम झील आगरा में, सूर सरोवर, कीठम झील, कीठम झील जो है आगरा में ही है, और सूर सरोवर भी कहां पर है? सूर सरोवर भी आगरा में। तो इस वाले पेज से आपको क्या याद रखना है? दो लखनऊ में, कौन कौन सी? करेला और इंजौता झील, दोनों की दोनों लखनऊ में है। गोरखपुर में भगवान राम के नाम पर याद रख सकते हैं योगी जी, तो यह है रामगढ़ ताल। ठीक है, इसके अलावा संत कबीर नगर में है बखीरा झील, और आगरा में दो है, सुर सरोवर और कीठम झील, सुर सरोवर और कीठम झील है। ठीक है, मेन चीज पढ़ाओ बस। अच्छा राहुल भाई को ये बताओ, राहुल भाई मुझे ये बताओ कि मेन चीज क्या होती है? मेन वुमेन पढ़ाने के लिए मैं यहां पर नहीं आया हूं इस प्लेटफॉर्म पर कि आपको मेन और वुमेन पढ़ा दूंगा। ठीक है, और जहां पर मेन और वुमेन पढ़ाए जा रहे हो वहां पर पढ़ो, पूरा कराया जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं है कुछ भी छुड़वा दिया है ना। चलिए, तो ये आपको झील याद रखी, रिपीट करता हूं, रामगढ़ताल गोरखपुर, बखीरा संत कबीर नगर, इसके अलावा लखनऊ में करेला और इंजौता, सूर सरोवर, कीठम झील जो है वो हमारी आगरा में है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके अलावा हम बात करें, लिरोरी झील जो है वो बरेली में, यहां पर पड़ता है बरेली। ठीक है, यहां पर पड़ता है लिलोरी, लौरी झील कहां पर है? बरेली में है। ठीक है ना, ये है बरेली में। इसके अलावा बेती झील यहां पर पड़ता है हमारा प्रतापगढ़, है ना, प्रतापगढ़ ये रहा, यहां पर है बेती झील। कौन सी? बेती, प्रतापगढ़। ठीक, उसके बाद आता है नैया झील, है ना, ये भी प्रतापगढ़ में है। कौन सी? नैया झील, प्रतापगढ़, कहां पर? प्रतापगढ़ में। तो तीन ही झील है, लिलोरी, नैया और एक है बैती झील। ठीक है ना, बैती झील। चलिए ठीक, तो आपके पास बैती झील है, नैया झील है और लिलोरी झील है। ये बैती और नैया जो है वो प्रतापगढ़ में है, और लिलोरी झील जो है वो बरेली में है। बरेली कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा? जो उत्तराखंड के साथ बाउंड्री बनता है, बरेली। बरेली में सबसे कम गर्मी भी यहीं पड़ती है, सबसे कम गर्मी को लेकर बात करें तो वो इसी क्षेत्र में पड़ती है। सबसे कम गर्मी बरेली में, सबसे ज्यादा कहां पर पड़ती है? तो आगरा और झांसी वाला क्षेत्र जो है यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये भी मैंने आपको बताया था कि नहीं, सबसे ज्यादा गर्मी। ठीक है, नोट डाउन करिए फटाफट से। अच्छा पहले रह गया था थोड़ा सा, तो आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो फटाफट। बड़े सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ ही है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास लेक आती है, जैसे सिसरी झील, सिसरी जलाशय जो है मिर्जापुर में है, जिरगो जलाशय मिर्जापुर में है। तो सिसरी और जिरगो ये दो हैं, यहां पर हमारे पास पड़ता है मिर्जापुर। ठीक है, यहां पर सिसरी और जिरगो, जिरगो ये दोनों कहां पर है? ये दोनों है हमारे पास मिर्जापुर में। इसके अलावा बरुआ सागर झील ये हमारे पास है झांसी,
यह है झांसी, यहां पर है बरुआ सागर झील। झील कहां पर है? झांसी में, बरुआ सागर। इसके अलावा महोबा यहां पर पड़ता है हमारा, महोबा। यहां पर है मदन सागर झील। कौन सी? मदन सागर। मदन सागर कहां पर है? वो है महोबा, मदन सागर। इसके अलावा राजा का बांध यहां पर पड़ता है सुल्तानपुर, ये रहा सुल्तानपुर, यहां पर है राजा का बांध, सुल्तानपुर में एक झील है। मतलब राजा का बांध जो है उसके पीछे एक लेक का निर्माण हुआ है, वही हमारी कौन सी? राजा का बांध झील कही जाती है। इसके अलावा कुद्रा कुंद्रा समुद्रम झील उन्नाव और मोती झील कानपुर। तो यहां पर हमारा पड़ता है कानपुर वाला क्षेत्र, प्रयागराज और इसी से लगा हुआ क्षेत्र है कानपुर, ये रहा कानपुर। ठीक है, इसी कानपुर में हमारी कौन सी है? वो है मोती झील, मोती झील, मोती झील कहां पर? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में है मोती झील। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं, सिरसी, अच्छा एक मिनट लिख ली, ठीक है, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत है? अब बताइए। तो हमारे पास मिर्जापुर में दो, सिरसी झील और जरगो झील, कहां पर है? मिर्जापुर में है। इसके अलावा महोबा में मदन सागर है, झांसी में बरुआ सागर झील है, सुल्तानपुर में राजा का बांध झील है। इसके अलावा कानपुर में हमारे पास मोती झील है। कानपुर में कौन सी? मोती झील है। ठीक है, चलिए पेपर कब तक है? अरे यूपी पुलिस का पेपर 18 को होगा, लिख लो ये चीज। ठीक है, 18 को होगा यूपी पुलिस का पेपर, हर हालत में, हर हालत में 18 को होगा। हाँ, कान में मोती पहने, ये ट्रिक हो गई। अब है, अब कान में मोती नहीं, किसी ने कुंडल पहन लिए तो फिर तो कुंद्रा सागर झील हो गई, कुंद्रा सागर झील। नोट करिए फटाफट, इतना टाइम मत लगाए करो। उन्नाव वाला कहाँ गया? उन्नाव का भी था एक हमारे पास, कुंद्रा सागर है ना, कुंद्रा समुद्रम झील उन्नाव में, लिख लेना, ये रहा उन्नाव। उन्नाव। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद सर है टांडा, है ना, या फिर टांडा झील। साफ साफ पूछेगा टांडा झील कहां पर है। ठीक, तो आप कहेंगे ये है हमारे पास मिर्जापुर, यही वाला क्षेत्र, यहां पर है टांडा झील। टांडा, टांडा झील कहां पर है? ये भी मिर्जापुर में है, टांडा झील। इसके अलावा हमारे पास शुक्रताल, ये है मुजफ्फरनगर में, यहां पर पड़ता है बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, ये है मुजफ्फरनगर। यहां पर है शुक्रताल झील, शुक्रताल कहां पर? मुजफ्फरनगर में, शुक्रताल। इसके अलावा लक्ष्मी ताल, ये है झांसी, अभी डिस्कशन किया था झांसी। यहां पर है शुक्रताल, ओ सॉरी लक्ष्मी ताल, लक्ष्मी ताल महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर है लक्ष्मी ताल। ताल का मतलब ही झील होता है, ठीक है ना। अच्छा, देवरिया कन्नौज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है देवरिया झील कहां पर है, और बहुत से बच्चे लगा देते हैं क्योंकि यहां पर पड़ता है देवरिया। देवरिया आंसर टिक कर देते हैं। आपको याद रखना देवरिया झील जो है वो हमारी कहां पर है? कन्नौज में है देवरिया झील। देवरिया झील जो है वो कन्नौज में है। बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि देवरिया झील देवरिया में है, क्योंकि देवरिया हमारा डिस्ट्रिक्ट भी है जो कि बिहार के साथ बाउंड्री बनाता है। इस देवरिया में नहीं बल्कि कन्नौज में है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें औंधी ताल, ये है वाराणसी, ये वाला क्षेत्र प्रयागराज और इसी से लगा हुआ वाराणसी, वाराणसी यहां पर है हमारे पास औंधी ताल। औंधी ताल, औंधी ताल कहां पर है? वाराणसी पे।
ठीक, ये है हमारे पास अंबेडकर नगर, यहां पर दरबन झील, दरबन लेक कहां पर आपकी, वो है हमारे पास अंबेडकर नगर, ठीक है ना। विशेषता झील रायबरेली, यहां पर हमारा पड़ेगा लखनऊ के पास रायबरेली, कहां गया लखनऊ, लखनऊ हीरा रायबरेली, लखनऊ बाउंड्री बनाता है रायबरेली से, रायबरेली यहां पर कौन सी है, विशेषता झील, विशेषता लेक, ठीक है, विशेषता लेक। ठीक, तो आप याद रखेंगे हमारी औंधीताल वाराणसी, टांडा झील मिर्जापुर, लक्ष्मी ताल जो है वो हमारी झांसी में है, कन्नौज में हमारी देवरिया झील है, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल है, विशेषता झील जो है वो रायबरेली में है, और दरबन झील जो है वो अंबेडकर नगर में है। कौन सी है, अंबेडकर नगर में है। तो ये आपको लेख याद रखनी है, रिवीजन करा रहा हूं। लक्ष्मी ताल महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी, रायबरेली में है विशेषता झील, कन्नौज में है देवरिया झील। मोस्ट इंपोर्टेंट लेख है हमारी ये। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन है नाम के पीछे, नाम के पीछे लॉजिक है, कई बार पूछी भी गई यूपी के एग्जाम में। इसके अलावा शुक्रताल ये है मुजफ्फरनगर जो कि हमारा नॉर्थ में एक डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा अंबेडकर नगर यहां पर है दरबन झील, और ये है हमारे पास औंधीताल जो कि वाराणसी में है, वाराणसी में है। सबसे बड़ी झील यूपी में ही है, सबसे बड़ी झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील का एग्जांपल है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, यूपी में रिहंद नदी पर बनी है, रिहंद डैम के पीछे। आगे की ओर बढ़े, इसके अलावा यहां पर है पीलीभीत, पीलीभीत यहां पर है फुलहर झील, फुलहर झील। अगर हम बात करें पीलीभीत की फुलहर झील को लेकर, यहीं से गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी निकलती है, निकलती है इसी पीलीभीत से गोमती नदी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें दहर झील जो है वो मथुरा में है, यह आगरा के पास पड़ता है मथुरा, जो कि हमारा किससे बाउंड्री बनाता है, जो कि हमारा हरियाणा और राजस्थान दोनों से बाउंड्री बनाता है मथुरा, और मथुरा में हमारी कौन सी झील है, वो है दहर झील, कहां पर है, मथुरा में है। उसके बाद राधा कुंड, ये भी मथुरा में है, राधा कुंड, कुंड कहां पर, मथुरा में है। इसके अलावा सुरहा ताल यहां पर पड़ता है बलिया, बलिया सबसे ईस्टर्न जो है हमारे पास क्या है, सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, यहां पर है बलिया में सुरहा ताल, सुरहा ताल। इसके अलावा आप याद रखेंगे यहीं से, यहीं इसी स्थान से गंगा यूपी से बाहर निकल जाती है, गंगा यूपी से बाहर निकल जाती है, जाती है, ठीक है ना, यहीं से बाहर निकलती है, यूपी के 28 डिस्ट्रिक्ट में बहते हुए बलिया से होकर बिहार में एंट्री कर लेती है गंगा रिवर। कौन सी, गंगा रिवर, ठीक है। यहां पर एक हमारा जिला पड़ता है जिसका नाम है शाहजहांपुर, मिडिल में पड़ता है शाहजहांपुर, ये रहा, ठीक है, शाहजहांपुर। यहां पर हमारे पास कौन सी है, यहां पर हमारे पास बड़ा ताल, बड़ा ताल, शाहजहांपुर। बड़ा ताल कहां पर है, शाहजहांपुर में है। इसके अलावा है चितौरा झील, बहराइच, बहराइच हमारा इस वाले रीजन में पड़ता है, बहराइच, सॉरी ऊपर की ओर पड़ेगा बहराइच, ये रहा, ये वाला। इसमें हमें देखने को मिलती है एक लेक जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चितौरा झील, चितौरा झील कहां पर, बहराइच, ठीक। इसके अलावा सेखा झील अलीगढ़, यहां पर पड़ेगा हमारे पास अलीगढ़, ये रहा, जो कि हरियाणा के साथ बाउंड्री बनाता है अलीगढ़, यहां पर हमारे पास सेखा झील, सेखा झील, सेखा झील यानी सेखा लेक, ठीक, सेखा झील यानी सेखा लेक।
तो एक बार आप समझेंगे चितौरा झील कहां पर है, आपका आंसर होगा वो है बहराइच में। ठीक है, ये हमारे पास है शाहजहांपुर, यहां पर है बड़ा ताल, है ना, शाहजहां बड़ा ताल। पीलीभीत यहां पर फुलहर झील जिससे गोमती नदी निकलती है। यहां पर है बलिया, यहां पर है सुरहा ताल, यहां से गंगा नदी यूपी से बाहर निकल जाती है बलिया वाले स्थान से, और सबसे ईस्टर्न हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है बलिया। ठीक, इसके अलावा यहां पर है मथुरा, मथुरा में दहर झील और राधाकुंड झील, राधाकुंड आसानी से याद रख सकते हैं, दहर झील और याद रखनी है आपको। इसके अलावा यह है अलीगढ़, शेख सलीम चिश्ती, तो आप याद रख सकते हैं शेखा झील कहां पर है, वो है हमारे अलीगढ़ में, एक मुस्लिम नाम है, यहां से याद रख सकते हैं। ठीक है ना, यहां से याद रख सकते हैं। ठीक है, इनकी कोई ट्रिक है, हाँ एक ट्रिक है कि आप ये ध्यान में रखें कि मेरा एग्जाम में मुझे सिलेक्शन लेना है, सब याद हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी लेक्स हुई। तो आज हमने लेक को कंप्लीट कर लिया है, कल हम आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे, अभी टाइम हो लिया है। इतना याद कैसे होगा? पुनीत क्या कह रहे हैं, एक बार इनकी कमेंट भी देख लीजिए। पुनीत मेरे भाई कमेंट बताओ क्या है, आपकी दिक्कत क्या है। चलिए, तो आज का हम यहीं पर रोकेंगे, हमारे पास लेक्स हो गई और यूपी का भौतिक विभाजन हो गया। ठीक है, ये हमारी होगी यूपी की लेक्स, है ना। अब हम आगे की ओर अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, यानी यूपी के वनों को लेकर बात करेंगे, है ना। यूपी में जो हमारे डैम्स पड़ते हैं उनको लेकर बात करेंगे, यूपी में वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह है उनको लेकर बात करेंगे अगली क्लास से, अगली क्लास से पढ़ेंगे, है ना। हाँ, बड़ा ताल मेरे यहाँ है, जिसके यहाँ भी है सही है। ठीक, यूपी जीके कितने नंबर का आएगा, यूपी जीके का कुछ भी कंफर्म नहीं कितने नंबर का आएगा, देखिए आने को ये पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि वो यूपी जीके के कितने क्वेश्चन रखे। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूं अगर 18 को आपका पेपर है और एक और दिन आपका पेपर है तो सेम पैटर्न रहता है यूपी पुलिस में, जो पहले दिन आता है वही दूसरे दिन आता है। लेकिन आप दूसरे दिन का तो वेट करेंगे नहीं, इतने तो कंटेंट याद करेंगे नहीं, तो आप करेंगे क्या, आप करेंगे ये कि अभी से सारी चीजों को याद करते हुए चलेंगे, है ना। हाँ, पीडीएफ आज डल जाएगी, है ना, मैं पीडीएफ भेज देता हूं, मैं उनसे बोलूंगा कि आपने क्यों नहीं डाली। भाई कमेंट बहुत आते हैं, मैं कैसे आंसर एक साथ दे दूं, सारा मैं पढ़ा भी तो रहा हूं, है ना। ठीक, चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, आज की क्लास में यहीं पर रोकते हैं, आगे का पोर्शन हम कल कवर करेंगे।